मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली पेपर चला था ना, उसमें अपन यूनिट कर रहे थे फर्स्ट, और जिसमें यूवी और विजुअल और उसके साथ में आईआर और उसके साथ में मास मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीनों आपके उसी के अंदर है। उसमें से यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी, इससे पहले इसकी 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आज का अपना यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है, वो रहेगा क्रोमोफोर और ऑब्जोक्रोम। ठीक है, क्रोमोफोर और ऑब्जोक्रोम ये 2 ग्रुप होते हैं जो कि कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्रोमोफोर क्या होंगे और ऑब्जोक्रोम क्या होंगे वो यहाँ पे पढ़ना। देखें, क्रोमोफोर्स और दूसरे वाला क्या होता है इसके अंदर, सेकंड देखेंगे हम इसके अंदर ऑब्जोक्रोम्स। एक तो होता है क्रोमोफोर्स और एक होते हैं इसके अंदर ऑब्जोक्रोम्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा वो देखिए आप। ठीक है, क्रोमोफोर और ऑब्जोक्रोम इसमें देखते हैं। अभी क्रोमोफोर्स होते हैं तो क्या होते हैं, सी से डिनोट करके हम क्या लिखेंगे, रिलेट करके लिखते हैं कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स बोले या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जोक्रोम में आता है तो ये भी कोवेलेंटली, लेकिन इसमें क्या होता है, सेचुरेटेड होते हैं। इसको हम लिख देंगे सेचुरेटेड ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पे अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड ये वाला इंपॉर्टेंट है। अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, वे कंपाउंड्स या वे ग्रुप जिनके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो 2 एटम्स के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड ग्रुप या कंपाउंड। और सेचुरेटेड में वे आते हैं जिनके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, वे ग्रुप्स जिनमें केवल 2 एटम्स के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, वे सेचुरेटेड। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अनसेचुरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब कौन से होते हैं। अब इसमें आता है अनसेचुरेटेड ग्रुप कौन से होंगे, जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो। जैसे कि अपन एग्जाम्पल करें इसका, एग्जाम्पल्स में जैसे बेंजीन है अपना, देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड भी होंगे, ये मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें NO2 तो ग्रुप हो गया, बेंज ये तो सॉरी कंपाउंड हो गया। इसके अलावा ग्रुप है वो भी आएंगे क्रोमोफोर में, जैसे NO2 ग्रुप है, किस प्रकार से लिखेंगे इसको, N डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, ये हो गया। तो ये भी क्या है, अनसेलेक्टेड ग्रुप है। ये क्या करते हैं, क्रोमोफोर्स के कारण से क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। केवल ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण करते हैं, इनके कारण से कंपाउंड्स में किसी भी प्रकार का कलर शो नहीं होता है, केवल क्या करेंगे, ये ट्रांजिशन करते हैं। उसके बाद में आता है इसमें ऑब्जोक्रोम। अब ऑब्जोक्रोम क्या करते हैं, तो इसमें क्या आएगा कि जो ऑब्जोक्रोम होते हैं वो क्रोमोफोर के साथ में ऐड होते हैं, इसके साथ में जुड़ करके वो कंपाउंड्स को कलर देते हैं। ठीक है, जब तक ऑब्जोक्रोम जुड़ा हुआ नहीं होगा क्रोमोफोर में, तब तक क्रोमोफोर है वो कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, ये इंटेंसिटी चेंज करे तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे कि इसके एग्जांपल्स में लिखें तो जितने भी एल्केन्स हैं सिंगल बॉन्ड वाले वो इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा NH2 है, NH2 में दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा Cl है, ये भी क्या है, हेलोजन सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा किसी के साथ में भी, तो ये सारे के सारे क्या है, सेचुरेटेड ग्रुप है और ये ऑब्जोक्रोम में माने जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ऑब्जोक्रोम है वो क्रोमोफोर के साथ में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में क्या करते हैं, ये चेंजेज द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। यानी कि क्रोमोफोर के साथ में जब ऑब्जोक्रोम जुड़ जाता है तब वो क्या करता है, इंटेंसिटी को, इनकी कंपाउंड्स की इंटेंसिटी को और उनकी वेवलेंथ को क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखें इसके कारण से क्या होगा, ये हम यहाँ पे देखेंगे, ये केवल ट्रांजिशन करते हैं और इनके जुड़ने से कंपाउंड से कलर शो होता है, जब तक ये जुड़े हुए नहीं होते तब तक कलर शो नहीं होता है। जैसे इसमें एग्जांपल्स देखें कि अपने पास है बेंजीन, और दूसरे केस में क्या हुआ, ये बेंजीन है, बेंजीन का मतलब क्या है, केवल क्रोमोफोर है। अब सेकंड केस में क्या हुआ कि इसके ऊपर हमने जोड़ दिया NH2, एनिलीन बना दिया इसको, ये बन गया एनिलीन। अब एनिलीन बना है तो हमने क्या किया है, एक ऑब्जोक्रोम को, ये NH2 क्या है, ऑब्जोक्रोम था,
ऑक्जोक्रोम को हमने जोड़ दिया किसके ऊपर, इस क्रोमोफोर पे जोड़ दिया, और इस ऑक्जोक्रोम पे नाइट्रोजन एटम पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके जुड़ते ही क्या होगा, रिजोनेंस होगा। इसमें भी हो रहा था रिजोनेंस तो, लेकिन अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बनेंगी, क्योंकि ये वाला भी पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे लोन पेयर यहाँ जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड यहाँ जाएगा। कहने का मतलब है कि क्रोमोफोर पे ऑक्जोक्रोम जुड़ते ही उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बढ़ गई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती हैं तो जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑक्जोक्रोम के इस क्रोमोफोर पे जुड़ने से जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ी है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है, स्टेबिलिटी बढ़ी है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। स्टेबिलिटी एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी बढ़ी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम हुई है तो अपने को पता है वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में ये वाला रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ते ही हम क्या बोलेंगे, जैसे कि अपना था यूवी रीजन की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, 200 से 400 नैनोमीटर तक थी। उसके बाद में आ गया अपना विजिबल रीजन, विजिबल रीजन की रहेगी 400 टू 800 नैनोमीटर। अब देखिए इसमें ये ऑक्जोक्रोम NH2 जुड़ते ही वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर गई। वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो ये यहाँ से इसके बीच में आ गई उसकी वेवलेंथ, इसके ऐड होते ही, और इसके बीच में यदि वेवलेंथ आ जाती है तो वो कंपाउंड्स क्या होता है, कलर शो करता है। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि क्रोमोफोर होते हैं वो कलर शो नहीं करते, वे केवल ट्रांजिशन करते हैं। लेकिन यदि क्रोमोफोर के साथ में कोई ऑक्जोक्रोम वाला ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो एनर्जी डिक्रीज होने से वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और वेवलेंथ इंक्रीज होने से वो कंपाउंड्स कलर शो करता है। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, ऑक्जोक्रोम। अकेले ऑक्जोक्रोम कलर शो नहीं करते, जब ये क्रोमोफोर के साथ में ऐड होते हैं तब जाके ये कलर शो करते हैं। ये रहेगा इसमें क्रोमोफोर और ऑक्जोक्रोम, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार से होता है, ठीक है, ये दो प्रकार के शिफ्ट होते हैं, ये वेव लेमडा वाला ना वेवलेंथ वाला, इसमें दो प्रकार से शिफ्ट होते हैं। वो किस प्रकार से रहेंगे देखें, एक तो होता है इसमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट और एक होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ये हमेशा इसमें ये नहीं हो कि ये वाले हमेशा कलर शो करेंगे इसके जुड़ने से, कई बार इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज भी कर जाती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है वेवलेंथ। अब देखें इसके अंदर दो प्रकार के बोले ना, एक तो इसने बेथोक्रोमिक शिफ्ट और एक हो जाएगा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। देखें दो प्रकार के शिफ्ट बोले अभी यहाँ पे, एक तो है बेथोक्रोमिक शिफ्ट और एक बोले हम यहाँ पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। दोनों में ही क्या होता है, वेवलेंथ में चेंज होता है, ठीक है। इसके कारण से ऑक्जोक्रोम के कारण से होगा, तो फर्स्ट बोलेंगे हम उसको बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, और दूसरा रहेगा इसके अंदर हेक्सोक्रोमिक सॉरी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। दोनों में सिर्फ चेंज क्या होता है, देखो वेवलेंथ में बेथोक्रोमिक वाले में वेवलेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाएगी, और हाइपोक्रोमिक वाले में वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसके कारण से, ऑक्जोक्रोम के जुड़ने से। ऑक्जोक्रोम के जुड़ने से यदि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तब तो हो जाएगा उस शिफ्ट को बोल देंगे। शिफ्ट का मतलब क्या है कि पहले इसकी वेवलेंथ जो थी, जिस वेवलेंथ पे ये एब्जॉर्प्शन करा था, उसके बाद में ये जिस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन करता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, शिफ्ट के नाम से बोलते हैं उसको। यदि वेवलेंथ इंक्रीज करती है ऑक्जोक्रोम के जुड़ने से तब तो होगा बेथोक्रोमिक शिफ्ट, और यदि वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है यहाँ पे ऑक्जोक्रोम के जुड़ने से तब उसे हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, और उसमें वेवलेंथ क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज करेगी। तो ये याद है बेथोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अब इसके लिए क्या होता है, देखो जब किसी भी कंपाउंड्स का हम यूवी स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने को सोलवेंट का सिलेक्शन है वो सही करना चाहिए। सोलवेंट है वो क्या करता है, इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सोलवेंट, ठीक है, या फिर इसमें हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट देखें इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, ठीक है, यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो अपना स्पेक्ट्रा बनता है उस पर सोलवेंट का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें देखें आप सोलवेंट का इफेक्ट, और सोलवेंट है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस कारण से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें जिस भी कंपाउंड्स का यूवी स्पेक्ट्रा लेना हो, हमें उस कंपाउंड का एक ऐसे सोलवेंट में पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए अपने को जो सोलवेंट चाहिए होता है, सोलवेंट ऐसा होना चाहिए जो कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करे, क्योंकि यदि सोलवेंट है वही क्या करने लगे, यूवी रेडिएशन का अवशोषण करने लगे, तो मान लीजिए अपना ये जो यूवी स्पेक्ट्रा बनता है इस साइड में ए या फिर एप्सिलॉन और इस साइड में लैम्डा के बीच में, तो यूवी स्पेक्ट्रा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। क्यों आएगा? कारण कि उसमें कंपाउंड्स जो है जिसका अपन यूवी स्पेक्ट्रा ले रहे हैं वो तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी तो कुछ ना कुछ पीक आएंगे स्पेक्ट्रा में, लेकिन उसके साथ साथ उस कंपाउंड्स का जिस सोलवेंट में हमने सॉल्यूशन बना रखा है वो सोलवेंट भी क्या कर रहा है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो भी कुछ ना कुछ पीक दिखाएगा स्पेक्ट्रा में। तो सोलवेंट और कंपाउंड्स दोनों की मिक्स होके पीक आ जाएंगी स्पेक्ट्रा में, तो पता नहीं चलेगा कि कौन से कंपाउंड्स के कौन से वाले स्पेक्ट्रा के। इस कारण से ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम एक ऐसे सोलवेंट का चुनाव या सिलेक्शन करते हैं जो कि यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं करता हो। इसके लिए सोलवेंट के रूप में यूज करते हैं H2O एक, तो इसके अलावा यूज करते हैं हम यहाँ पे एथेनॉल। कौन सा एथेनॉल? तो यहाँ पे जो 90% एथेनॉल है उसका यूज करते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला रहेगा आपकी C2H5OH। इसके अलावा यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम कौन सा, हेक्सेन। ठीक है, ये जो तीन सोलवेंट्स हैं इनका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोलवेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, इस कारण से इनमें किसी कंपाउंड्स का सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो केवल और केवल कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रा ही बनेगा। ये था इसमें इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से सोलवेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पेक्ट्रा पे। स्पेक्ट्रा का मतलब उसकी वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। वैसे मोस्टली तीन सोलवेंट है वही क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब देखो अपने को एक स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, मान लीजिए अपने को देखना है कि कौन से सोलवेंट में बना हुआ है। ठीक है, एक स्पेक्ट्रा है उसमें दो पीक आ रही है, ये बतानी है कौन सी पीक तो कौन से सोलवेंट में आएगी, कौन सी पीक कौन से सोलवेंट में आएगी। तो अगर स्पेक्ट्रा बना रहे हो सेम मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा है और डिफरेंट उसमें क्या है, सोलवेंट है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सोलवेंट। यहाँ पे हम बना रहे हैं स्पेक्ट्रा, यहाँ पे एप्सिलॉन बोले या फिर ए बोले, और इस साइड में क्या है, लैम्डा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेम मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल है अपना वो कैसा है, पोलर है। सेम मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सोलवेंट। यहाँ पे जो हमने सोलवेंट लिया है वो क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो मान लीजिए अपने को स्पेक्ट्रा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो गया, दूसरा स्पेक्ट्रा यहाँ पे अपने को कुछ इस प्रकार से, इसमें थोड़ा सा शार्पनेस आते हैं, ये वाला हो गया। दूसरा स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हुआ है वो स्पेक्ट्रा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। ये बताना है, दो सोलवेंट लेते हैं अपन, एक में ले लिया हमने H2O सोलवेंट के रूप में और दूसरे में हमने ले लिया हेक्सेन को सोलवेंट के रूप में। ये दो अब डिफरेंट क्या है, सोलवेंट है, और जिस मॉलिक्यूल का हम स्पेक्ट्रा ले रहे हैं वो पोलर है, दोनों में सेम है। तो एक सोलवेंट में ये वाली आती है इसमें लाइन स्पेक्ट्रा में, दूसरे वाले में डैश वाली लाइन है, डैश वाली लाइन आती है। अब ये बताना है कि H2 में कौन सी आएगी, इसमें से हेक्सेन के अंदर इन दोनों लाइंस में कौन सी लाइंस है वो आती है, अपने को देखना है। देखें एक मिनट, देखें H2 है और उसके साथ में क्या है, हेक्सेन है। H2 और हेक्सेन दोनों क्या करते हैं, देखें मान लीजिए अपने पास जो कंपाउंड्स है ना, तो कंपाउंड्स क्या है, इसमें अपना एसीटोन है, सेम कंपाउंड सेम मॉलिक्यूल ले रहे हैं। H2 की जगह मान लीजिए यहाँ पे एथेनॉल लेते हैं,
C2H5OH और सेम मॉलिक्यूल दोनों में है, वो क्या है, एसीटोन है। देखो एसीटोन में ये वाला ग्रुप रहेगा C डबल बॉन्ड O, ये वाला, इस साइड में दो एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे। अब एथिलीन है, ये सॉरी एथेनॉल है, ये क्या करेगा, इस प्रकार से प्रेजेंट होगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन C2H5, ठीक है, एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और यहाँ पे लिख दिया हमने C2H5। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है, इस कारण से यहाँ पे इसके साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये तो क्या है, सोल्यूट है, और ये वाले क्या है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सोल्यूट और सोलवेंट मॉलिक्यूल्स में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन के कारण से यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। एनर्जी जब इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ क्या कर जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो C2H5OH एक था, दूसरा था हेक्सेन। हेक्सेन वाले हैं उसमें इस प्रकार की कोई इंटरेक्शन नहीं पाई जाती है, क्योंकि हेक्सेन क्या नॉन पोलर में आता है, और एथेनॉल है वो पोलर में आता है, और एसीटोन कंपाउंड्स वो भी पोलर है। तो यहाँ पे जब इस एसीटोन को हम एथेनॉल विलायक में मिलाएंगे तब ये क्या करेगा, इस सोलवेंट के साथ में इंटरेक्शन करेगा। इस इंटरेक्शन के कारण से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वेवलेंथ और डिक्रीज करेगी। लेकिन हेक्सेन में जब हम इसको मिलाते हैं तो इसकी वेवलेंथ एनर्जी तो क्या रहेगी, कम ही रहेगी, और वेवलेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब एथेनॉल के साथ में हम बनाते हैं स्पेक्ट्रा विलायक में, उसकी तुलना में हेक्सेन के साथ में बनाते हैं उसकी वेवलेंथ हमेशा ही क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इस कारण से हम वेवलेंथ के रूप में देखें लैम्डा, लैम्डा से डिसाइड है, तो ए से हम इसको डिसाइड करते हैं, तो इसमें क्या आएगा कि जिसकी इंटेंसिटी हाई होगी, इंटेंसिटी हाई किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वेवलेंथ हेक्सेन की, इस कारण से ये वाला तो किस में बनेगा, हेक्सेन में बनेगा, और ये वाला यहाँ पे एथेनॉल में बनेगा। इस प्रकार से हम स्पेक्ट्रा में बता सकते हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रा है वो कौन से सॉल्वेंट में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोलवेंट का इफेक्ट होता है ना, वो केवल और केवल किस पे होता है, पोलर ग्रुप पे होता है। तो एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें कि ओनली ऑन पोलर ग्रुप, केवल जो पोलर ग्रुप होते हैं ना उन्हीं के ऊपर सोलवेंट का इफेक्ट कार्य करता है। जो पोलर ग्रुप नहीं होते हैं उन पे सोलवेंट का कोई भी इफेक्ट कार्य नहीं करता है। उस केस में चाहे कैसा भी सोलवेंट लिया जाए स्पेक्ट्रा सेम प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए यदि यहाँ पे अपन एसीटोन नहीं लेते ना, एसीटोन की जगह मान लीजिए अपन एथेन का क्या बना रहे हैं, यूवी स्पेक्ट्रा बना रहे हैं, तब अपना ऐसा नहीं होता कि दो पीक बनती ग्राफ में, सेम ग्राफ को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में ये ओनली ऑन पोलर ग्रुप्स, ये ओनली ऑन पोलर ग्रुप्स, केवल जो पोलर ग्रुप होते हैं जिसका अपन स्पेक्ट्रा बना रहे हैं वो यदि पोलर है तो केवल इसमें सोलवेंट है वो पोलर ग्रुप पे कार्य करता है, ओनली ऑन पोलर ग्रुप्स। जैसे ये बना दिया हमने एसीटोन का, मान लो चाहे से एल्डिहाइड का मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, पोलर ग्रुप है, तो इनके ऊपर सोलवेंट का इफेक्ट कार्य करेगा, अलग अलग सोलवेंट की प्रेजेंस में अलग अलग स्पेक्ट्रा बनेगा। लेकिन यदि अपना ग्रुप इस प्रकार से है, इसमें पोलर ग्रुप नहीं है, पोलर ग्रुप नहीं है तो इसके ऊपर सोलवेंट का इफेक्ट कार्य नहीं करता है। ये रहेगा इसमें सोलवेंट का इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में एक वैल्यू आती है यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है, ये जो अपना ग्राफ प्राप्त होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस प्रकार से ई एप्सिलॉन और लैम्डा के बीच में। तो मान लीजिए इसमें इस प्रकार से कुछ ये ग्राफ अपने को मिल गया, सही से कर दें, ये अपना ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या होता है कि इस ग्राफ में लैम्डा की वैल्यू तो पता नहीं चल रही मैक्सिमम कहाँ पे है, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि वह लैम्डा का वह मान जिसके लिए यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ई मैक्सिमम। एप्सिलॉन की वैल्यू जहाँ मैक्सिमम होती है वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी क्या मिलती है अपने को, लैम्डा मैक्सिमम। ये मतलब बोला कि लैम्डा इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, तो लास्ट में जो आएगा वो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता कैसा है कि इस ग्राफ में यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर जहाँ पे ई मैक्सिमम होता है, एप्सिलॉन मैक्सिमम, एप्सिलॉन यहाँ पे तो देखो ये वाले पे
ठीक है। तो इस यूवी स्पेक्ट्रा में ई मैक्सिमम पे इस वाले पे देखना, इस एक्सिस पे जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके सापेक्ष जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो उसके क्या कहलाती है, लैम्डा मैक्सिमम के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपन, देखेंगे इसमें एसीटोन का अलग अलग सोलवेंट में क्या करेंगे अपन, स्पेक्ट्रा लेंगे। ठीक है। एसीटोन का अभी चल रहा है इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ही, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट में अपन नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। उसमें देखें स्पेक्ट्रा पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, कौन सा ट्रांजिशन है वो किस प्रकार से होगा, इसे देखना है। इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ही चल रहा है इसमें। देखें इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम एसीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। दो प्रकार के ट्रांजिशन होंगे तो सारे ट्रांजिशन भी पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा। n इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले रहे तो n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। पाई बॉन्ड है ये कोई वाला रहा तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। और n इलेक्ट्रॉन है तो n2 पाई स्टार, यानी एसीटोन में चारों प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। लेकिन इन दोनों ट्रांजिशन की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। हाई एनर्जी होने के कारण से इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। इस कारण से ये वाला ट्रांजिशन है वो हम नहीं पढ़ते, बुक्स में भी इन्हीं ट्रांजिशन के बारे में बताया जाता है। और देखो दो प्रकार के ट्रांजिशन है, इन दोनों में से ये वाला जो ट्रांजिशन होता है वो तो क्या होता है, सिमेट्रिकली अलाउड होता है। सिमेट्रिकली अलाउड का मतलब ये वाला क्या है, यहाँ पे अनजिराड है और ये वाला अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे जिराड मिलेगा। दो प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, पाई टू पाई स्टार। ये सिमेट्रिकली अलाउड है तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी, इंटेंसिटी हाई। ये वाला सिमेट्रिकली फॉरबिडन है तो इसकी इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, लो रहेगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए हम इसमें ट्रांजिशन की बात करें कौन से की, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, इसको देख रहे हैं पहले हम। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन देखिए यहाँ पे ये पाई स्टार वाला है इस प्रकार से, और यहाँ पे मान लीजिए n लेवल वाला ऑर्बिटल से। अब हेक्सेन की बात करें पहले तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पे जो एनर्जी है उसको हम क्या मान रहे हैं, EH, मतलब कि हेक्सेन सॉल्वेंट में क्या प्रेजेंट है, इस बार एसीटोन प्रेजेंट है। ये अपना क्या है, एसीटोन। ठीक है। इसमें क्या हुआ हेक्सेन वाले केस के अंदर, और दूसरा अपना कौन है, यहाँ पे H2O है। हेक्सेन और H2 दोनों लिख लेते हैं, एक तो है H2O और दूसरा है अपना हेक्सेन। और देखिए इस केस में क्या होगा, अब दूसरे वाले में क्या है, H2O है। H2O वाले केस में क्या होगा, उसके दोनों का ये तो क्या होगा, इक्वल ही होगा H2O वाला भी। लेकिन इसमें आएगा कि H2O वाला है वो एसीटोन के साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। जैसे ये CH3 है, OH है, ये लोन पेज प्रेजेंट है, यहाँ पे HOH और यहाँ पे HOH। अब ये यहाँ पे इंटरेक्शन है, एक इंटरेक्शन यहाँ पे। तो इस वाले में ये जो ऑर्बिटल्स है n लेवल वाले, इन ऑर्बिटल्स को हाई एनर्जी लेवल है पाई स्टार में जाना है। तो जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स को। हेक्सेन के केस में तो एसीटोन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली चलेगी क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। लेकिन एसीटोन क्या कर रहा है, H2 मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके ऑक्सीजन के n लेवल वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, n लेवल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हमें हाई एनर्जी लेवल पे पाई स्टार में ले जाना है, ट्रांजिशन करवाना है। तो अपने को हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके कंपेरिजन में, यानी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लो वाले लेवल पे आ जाएगा। एनर्जी तो यहाँ पे बना देना तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। और इसको देखो एक बात और देखिए कि इसको एनर्जी ज़्यादा पड़ेगी, मतलब कि ये वाला डिफरेंस है उसके कंपेरिजन में H2O में जो n और पाई स्टार का डिफरेंस ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा, ये तो सेम ही लेवल पे होंगे, केवल ये वाला लेवल चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने से यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेबिलाईजेशन हो जाता है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब एसीटोन की किसके साथ हो रही है, एसीटोन में, गलत बना दिया, ये एसीटोन है, ठीक है, दोनों साइड में यहाँ सी जुड़े हुए हैं, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से स्टेबलाइजेशन होगा, स्टेबलाइजेशन होने से एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। स्टेबलाइजेशन के कारण से H2O सॉल्वेंट में एसीटोन की एन लेवल की एनर्जी डिक्रीज होगी, मान लीजिए वो यहाँ पे आ गई, ये एसीटोन, ये किसमें है, H2O सॉल्वेंट में, ये देखो यहाँ पे थी एनर्जी, इतना डिफरेंस आ गया एनर्जी के अंदर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, पता है ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो इनको ऊपर वाले लेवल में ट्रांजिशन करवाने के लिए अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं डब्ल्यू के केस में, वाटर के केस में ये वाले हो जाएगी एनर्जी, ये वाला इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखें इसमें अपन क्या मानेंगे, अब वेवलेंथ देखेंगे कि इनके किस प्रकार से चेंज हुई यहाँ पे, तो वेवलेंथ में ये आएगा यहाँ पे कि एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो एनर्जी हम बोलेंगे, ये दिख ही रहा है इसमें कि EW वाटर के केस में एनर्जी ज्यादा है, और उसके केस में हाइड्रोजन के केस में एनर्जी क्या है, कम है। और ये भी पता है अपने को कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता होता है, तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि वाटर के केस में वेवलेंथ है उसकी कंपैरिजन में हाइड्रोजन के केस में वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यदि हम ये माने कि वाटर के केस में, हाइड्रोजन के केस में वेवलेंथ है और 250 नैनोमीटर है इसकी एसीटोन की, कि एसीटोन इस नैनोमीटर पे क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो वाटर के केस में वो किस पे करेगा, 230 नैनोमीटर पे करेगा, क्योंकि वाटर के केस में वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जबकि हाइड्रोजन केस में वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये रहेगा इसमें सोलवेंट का इफेक्ट, आगे समझ में। ये इसमें यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, ये वाली, ये क्या है, लेमडा मैक्सिमम है, हम ये मान लें कि यहाँ पे एप्सिलॉन मैक्सिमम की ग्राफ में वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो उसके सापेक्ष ये लेमडा की वैल्यू भी क्या मानी जाएंगी, लेमडा मैक्सिमम के नाम से यहाँ पे मानी जाएंगी। ये सोलवेंट इफेक्ट ही चल रहा है अभी तक अपना, तो केवल अभी तक हमने N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पे सोलवेंट का इफेक्ट है उसी को पढ़े। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पाई टू पाई स्टार वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इसके कारण रीजन क्या रहेगा वो पढ़ेंगे हम, पाई टू पाई स्टार वाला, यानी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे पाई टू पाई स्टार, किस कारण से होता है वो देखना है इसमें। यह तो इजी था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से अपने को ये सब समझ में आ गया। इस वाले में ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें देखें किस प्रकार से बनेगा, सिर्फ इसको चेंज करना है, पाई टू पाई स्टार बनाने हैं सारों को, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पाई टू पाई स्टार, सेकेंड ट्रांजिशन जो अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है वो, उसमें देखो क्या आएगा, पाई टू पाई स्टार वन, ये मान रहे कि वो, ये पाई टू पाई स्टार किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में, सेम ऐसा का ऐसा रह जाएगा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे वाटर के केस में, ठीक है। अब वाटर के केस में देखो क्या होता है, इस प्रकार से है ये बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एसीटोन में। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि जब यहाँ पे इसके साथ में H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करने लगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने लगे, इसके साथ में इन्वॉल्व हो गया इसके लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस कार्बन की तरफ अपना जो अट्रैक्शन वगैरह कम कर देगा, अट्रैक्शन कम होने से यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पार्शियल, यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड है वो बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद की बात है ये एसीटोन है, सोलवेंट क्या है H2 में, हेक्सेन में सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, ये वाला हो गया, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से, क्योंकि पहले यहाँ पे तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली कार्बन के साथ में इन्वॉल्व है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही H2 सॉल्वेंट आया तो ऑक्सीजन की लोन पेयर इस H2 के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गई, तो अब इस ऑक्सीजन का इस कार्बन की तरफ जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया, कम हो गया तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक होगा, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे। पार्शियल का मतलब कि हम मान रहे हैं कि कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है या नहीं है, पार्शियल का मतलब है। अब देखें ऐसा होने से यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें ये आ जाएगा कि एंटी बॉन्डिंग, यहाँ से जब यहाँ जाते हैं इस वाले के अंदर, तो यहाँ पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दोनों का लेवल सेम मानेंगे हम, पाई है, यहाँ वाला लेवल चेंज होगा, क्योंकि इसमें आता है कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं पाई स्टार में, पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग कक्षक है, जैसे कि अपना दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इस प्रकार से क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स,
शुरुआत में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह किस प्रकार से है, तो इसमें हम लिखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 थे और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, 2 - 0 तो इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 है। 1 का मतलब है कि पूरा एक बॉन्ड बना हुआ है वहां पे 2 एटम्स के बीच में। लेकिन यदि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे मतलब 2 की जगह माइनस में 1 आ गया, माइनस में 1 आए तो इसको -1, तो ये बनेगा यहाँ पे 1/2। 1/2 का मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0.5 है। और ये अपने को पता ही है जब बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर जाती है इंक्रीज, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज इंक्रीज करने से बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी क्या करेगी डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होते हैं और बॉन्ड लेंथ के दोनों ही क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस प्रकार से एंटी बॉन्डिंग वाले ये ट्रांजिशन होने से जब एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है। बॉन्ड ऑर्डर जब डिक्रीज कर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाती है। इस बॉन्ड लेंथ वगैरह यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है उसमें यहाँ पे देखते हैं अपन। जो इसकी एक्साइटेड यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, केवल ये जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है ना पाई स्टार वाली उसमें होता है। एक्साइटेड स्टेट में इस प्रकार से होगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई यहाँ पे डिक्रीज हुई है। इस कारण से डाइपोल मोमेंट की बात आती है यहाँ पे। डाइपोल मोमेंट समझिए पोलरिटी, पोलरिटी पोलर कब होता है मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नीचे वाले में तो क्या न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं, यहाँ पे एक्साइटेड में होगा। पोलरिटी क्या होते हैं Q इंटू डी। क्यू का मतलब है कि यहाँ पे जो चार्ज है स्टेट में वो और डी क्या दोनों स्टेट के बीच की डिस्टेंस, ये बोला डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी पोलरिटी उतनी ही क्या हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। इस कारण से वाटर के केस में ये जो पाई स्टार वाला लेवल है उसकी एनर्जी क्या होती है कम होती है, इसके कंपेरिजन में देखो कम है। ये यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा कौन सा EH, ठीक है, क्योंकि अपने को एनर्जी क्या रखनी है इस वाले लेवल की यहाँ पे कम रखनी है इस बार पाई टू पाई स्टार में पोलरिटी के कारण से। ये आ गया अपना EH वाले में। तो वाटर वाले केस में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो पीछे वाले में तो क्या बोला एक बार थोड़ा सा और देखते हैं उसके बाद समझेंगे। अब देखें, अब पता है अपने को इन दोनों से देखने से लगा कि जो सॉरी वाटर है, वाटर के केस में एनर्जी क्या है कम है, जबकि हेक्सेन के केस में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात होती है उसकी क्या है ज्यादा है एनर्जी, एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे वाटर की वेवलेंथ क्या रहेगी ज्यादा और हेक्सेन वाले की वेवलेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, सॉरी H, ठीक है। ये आ गया चेंज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एन टू सिग्मा एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा कि मान लीजिए यहाँ पे क्या था इस वाले केस में H2 वेन ये मान लें H2, तो हेक्सेन के केस में यहाँ पे क्या था मान लीजिए 235 नैनोमीटर पे एडजॉर्प्शन निकल रहा है, तो वाटर के केस में क्या वेवलेंथ इंक्रीज कर दी तो ये आ जाएगा 250 नैनोमीटर पे। तो यहाँ पे देखो पहले ये था, उसके बाद में यदि हमने सोलवेंट चेंज करके क्या मिला दें वाटर मिला दें तो वेवलेंथ क्या करगी इंक्रीज करगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पे बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि बेथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। जबकि पीछे हमने जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन बढ़ा था उसके अंदर हमने बोला था कि लैम्डा हेक्सेन के केस में ज्यादा थी और लैम्डा वाटर के केस के कंपेरिजन में, क्योंकि वाटर के केस में जो कंपेरिजन करें हम इस प्रकार से लिखते हैं इसको, वाटर के केस में क्या थी ये 235 पे थी और इस प्रकार से लिखते पहले क्या था हेक्सेन ही था, हेक्सेन के केस में थी 250 नैनोमीटर, ठीक है। हेक्सेन से चेंज हुए क्या बना लिया वाटर के केस में आ गए ना, वाटर चेंज कर दिया सोलवेंट की जगह हमने, तब ये हो गया यहाँ पे 235 नैनोमीटर पे। यहाँ पे देखो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में जब सोलवेंट हेक्सेन की जगह चेंज करके हमने वाटर रख लिया है तो यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज कर गई सॉरी डिक्रीज कर गई, और लैम्डा डिक्रीज होती है वो कौन सा होता है तो हम बोलेंगे वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो दोनों आगे इसके अंदर N2 पाई स्टार में तो होता है हेक्सेन की जगह वाटर का यूज करने से होगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रही है 250 से लेकर के 235 पे आ रही है। और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेक्सेन में
हेक्सेन के बाद में जब हम सोलवेंट चेंज करके H2 लेते हैं वहाँ पे जो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कौन सी शिफ्ट हो रही है, वहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था इसमें सोलवेंट का इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट है वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।